हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीएड कोर्स में। मैं डॉक्टर नीलिमा आज इस वीडियो में चर्चा करूंगी कोर्स 2 यूनिट 2 के ही एक टॉपिक नीति निर्देशक तत्व एवं मौलिक अधिकार में क्या अंतर है और उनके बीच क्या संबंध है। ये इस बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था। इसके बाद अगर आप बीएड के सिलेबस को हिंदी में समझना चाहते हैं या फिर बीएड के नोट्स या एडमिशन की प्रक्रिया या किसी भी तरह की जानकारी जो बीएड से रिलेटेड है जानना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हैं, जिससे कि आपको मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस मिल सकें। तो आइए शुरुआत करते हैं। राज्य के नीति निदेशक तत्व एवं मौलिक अधिकार में अंतर। नंबर 1 है नीति निदेशक तत्व का वर्णन संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक में किया गया है, 36 to 51। इसके अतिरिक्त 335, 350 तथा 351 अनुच्छेद में भी इस अनुच्छेद जो है संविधान के वो भी इसी से संबंधित हैं। और जो मौलिक अधिकार है वो मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 30, 12 to 30 तक और 32 और 35, 32 और 35 कुल 23 अनुच्छेदों 23 आर्टिकल्स में किया गया है। ये सबसे पहला अंतर है कि मौलिक अधिकार भाग 3 में है और जो नीति निदेशक तत्व हैं वो भाग 4 में है। नेक्स्ट है नीति निदेशक तत्व आयरलैंड के संविधान से प्रभावित है, अर्थात ये जो तत्व लिया गया है ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, उससे प्रभावित होकर इनका निर्माण किया गया है। और जो मौलिक अधिकार है वो अमेरिकी संविधान से प्रभावित है। नेक्स्ट जो अंतर है थर्ड, वह है नीति निदेशक तत्व राष्ट्र के निर्माण के लिए लागू किया गया है, अर्थात राष्ट्र के जो हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उस समय राष्ट्र के निर्माण के हेतु की किस तरह की व्यवस्था होगी, आर्थिक, सामाजिक या अंतर्राष्ट्रीय नीतियों की, उसके लिए ये लागू किया गया है। मौलिक अधिकार देश के नागरिकों को उनके संपूर्ण विकास के लिए प्रदान किया गया है। देश के विकास के लिए देश के नागरिकों का विकास भी आवश्यक है, तो उसी के लिए मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है जो 4th नंबर, वो है नीति निदेशक तत्वों में राज्यों के संबंध में तथा अंतर्राष्ट्रीय नीति की विवेचना है, अर्थात राज्य कैसा होगा, राज्य सरकार को क्या करना चाहिए राज्य के विकास के लिए, और अंतर्राष्ट्रीय नीति जैसे कि दूसरे देशों से संधि, सहायता और दूसरे देशों से संबंधित नीतियों का वर्णन है। वही मौलिक अधिकारों के अंतर्गत नागरिकों और राज्य के बीच संबंध की विवेचना की गई है, अर्थात व्यक्ति के कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं और राज्य के क्या अधिकार हैं, उन मौलिक अधिकारों को लेकर दोनों के बीच के संबंध। नेक्स्ट है नंबर 5, नीति निदेशक तत्वों का अंतर्राष्ट्रीय महत्व है और मौलिक अधिकार का राष्ट्रीय महत्व होता है, अर्थात मौलिक अधिकार तो देश के नागरिकों के लिए ही है, इसलिए इनका राष्ट्रीय महत्व है, लेकिन इसमें अंतर्राष्ट्रीय जो भी समस्याएं हैं या फिर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की उससे संबंधित नीतियां बनाई गई है, तो इसलिए इसका अंतर्राष्ट्रीय महत्व है। नंबर 6 है नीति निदेशक तत्वों का मुख्य उद्देश्य लोकतंत्र को वास्तविक बनाने एवं जन कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के लिए राज्य को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं सुरक्षात्मक आधार प्रदान करना है, अर्थात नीति निदेशक तत्व जन कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए बनाए गए हैं। मौलिक कर्तव्यों का मुख्य उद्देश्य देश के नागरिकों का बौद्धिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक विकास करना है। मौलिक कर्तव्य देश के नागरिकों के बौद्धिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक विकास के लिए बनाए गए हैं, जैसे शिक्षा की व्यवस्था करना होता है ना, धार्मिक स्वतंत्रता दिया गया है, सांस्कृतिक विकास का अधिकार दिया गया है, तो ये सब क्या करते हैं, बौद्धिक, नैतिक, आध्यात्मिक विकास करते हैं। नेक्स्ट है इन्हें न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है।
नीति निर्देशक तत्वों को, और मौलिक अधिकार को इन्हें न्यायालय के माध्यम से लागू किया जा सकता है। अर्थात जैसे कि ये तो राज्य के लिए बनाए गए हैं ना, तो राज्य जो भी अपने राज्य से संबंधित समस्या उनको देखती है तब कानून बनाती है, और इन्हें न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, किंतु ये मौलिक अधिकार हैं, इसीलिए अगर इनका हनन हो तो इन्हें न्यायालय द्वारा लागू किया जा सकता है। नेक्स्ट है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत राष्ट्र निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है और मौलिक अधिकार नागरिकों के व्यक्तित्व के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। अर्थात नीति निर्देशक तत्वों का महत्व राष्ट्र के लिए है और मौलिक अधिकार व्यक्ति के विकास के लिए है। नेक्स्ट है, नीति निर्देशक तत्व राज्य की शक्ति एवं कार्य में वृद्धि करते हैं और मौलिक अधिकार राज्य की शक्ति को सीमित करते हैं। जैसे नीति निर्देशक तत्व है तो ये राज्य के लिए जो नीतियों को बनाने में निर्देशन देते हैं, तो इससे राज्य की शक्ति में वृद्धि होती है और उसके कार्य क्षेत्र में भी वृद्धि होती है। किंतु जो मौलिक अधिकार हैं ये तो व्यक्तियों को दिए गए हैं, तो और इन शक्तियों को कोई भी कम नहीं कर सकता है, छीन नहीं सकता है, तो इस तरह से यहाँ राज्य की शक्ति कम हो जाती है। तो मौलिक अधिकार जो है वो राज्य की शक्ति को सीमित करते हैं। नेक्स्ट है, नीति निर्देशक तत्व राज्य सरकार के लागू करने के बाद नागरिकों को प्राप्त होता है और मौलिक अधिकार नागरिकों को जन्म के उपरांत स्वतः प्राप्त हो जाते हैं। यह नागरिकों का व्यक्तिगत अधिकार है। तो जैसे कि अगर राज्य सरकार अगर कोई भी कानून बनाती है तो वो फिर जब सरकार लागू करती है तब नागरिकों को प्राप्त होता है। जैसे कि अभी शिक्षा का जो अधिकार था, तो इसे जब इस पर कानून बना और ये लागू हुआ तब नागरिकों को प्राप्त हुआ, किंतु मौलिक अधिकार तो संविधान में है वो, और भारतीय नागरिकों के लिए जो भी बालक भारत में पैदा होता है, जन्म लेता है, उसे जन्म के उपरांत स्वतः ही ये अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। नेक्स्ट है, नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान द्वारा राज्य को दिए जाने वाले निर्देश से संबंधित है और मौलिक अधिकार नागरिकों के व्यक्तित्व विकास से संबंधित है। तो नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वो संविधान द्वारा राज्य को निर्देश दिया जाता है कि उन्हें जन कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए क्या क्या करना चाहिए, आर्थिक शोषण को किस प्रकार से दूर कर सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय जो भी समस्या है उसके संबंध में किस प्रकार से नीति बनाएंगे, सामाजिक न्याय की किस तरह से, सामाजिक न्याय से संबंधित किस प्रकार की नीतियां बनाएंगे, कानून बनाएंगे, इससे संबंधित निर्देश देती है। नेक्स्ट है, नीति निर्देशक तत्वों को पूरा करने के लिए राज्य को बाध्य नहीं किया जा सकता है। जैसे कि जो भी नीति निर्देशक तत्व में जितनी भी बातें रखी गई हैं तो उनको पूरा करने के लिए राज्य को बाध्य नहीं किया जा सकता। यदि राज्य आवश्यक समझता है तो फिर जो भी समस्या उसके आधार पर या फिर उससे संबंधित कानून बना सकता है, किंतु जो मौलिक अधिकार हैं इनको पूरा करने के लिए राज्य को बाध्य किया जा सकता है। जैसे कहा गया कि अगर कोई भी अधिकार का हनन करता है, मौलिक अधिकार का, किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का, तो उसके खिलाफ वो न्यायालय में अपील कर सकता है और राज्य को उस अधिकार को मानने के लिए बाध्य कर सकता है। नेक्स्ट जो है अंतर वो है, नीति निर्देशक तत्व स्थगित या निलंबित नहीं किए जा सकते और मौलिक अधिकार स्थगित या निलंबित किए जा सकते हैं। तो नीति निर्देशक तत्व में वैसा कुछ नहीं कि इसे आपातकाल में या किसी विशेष परिस्थिति में स्थगित या निलंबित किया जाता है, किंतु जब आपातकालीन परिस्थिति होती है तो उस समय मौलिक अधिकार को स्थगित कर दिया जाता है कुछ समय के लिए और निलंबित कर दिया जाता है, और जब आपातकालीन स्थिति समाप्त हो जाती है तो फिर से इसे बहाल कर दिया जाता है। नेक्स्ट है, नीति निर्देशक सिद्धांतों के पीछे लोकमत की शक्ति होती है और मौलिक अधिकारों के पीछे कानूनी शक्ति कार्य करती है। अर्थात जो भी नीति निर्देशक सिद्धांत है इसके आधार पर राज्य के लिए, राज्य के हित में, व्यक्ति के हित में जो भी कानून अगर बनाया जाता है तो वो बहुमत पर आधारित होता है। जब भी किसी विचार के या फिर कानून के विषय में बहुमत होता है तब भी उससे रिलेटेड कानून बनता है, चाहे वो अस्पृश्यता कानून हो, चाहे वो बाल श्रम निषेध कानून हो, चाहे वो दहेज प्रथा निषेध कानून हो या फिर वो शिक्षा के अधिकार से संबंधित कानून हो, तो इसके पीछे बहुमत कार्य करती है
और मौलिक अधिकार इसके पीछे कानूनी शक्ति कार्य करती है, अर्थात ये इनका अगर कोई ये हमें कानूनी रूप से विधि संविधान से प्राप्त है और इसका हनन होता है तो भी हम कानून का सहारा लेते हैं। नेक्स्ट है, यह राज्य के लिए आवश्यक एवं सकारात्मक बातों को बताते हैं। मतलब राज्य के लिए क्या सही है और किस तरह से राज्य का विकास हो सकता है, राज्य के नागरिकों का हित हो सकता है, इन सब सकारात्मक बातों को बताता है नीति निर्देशक सिद्धांत। और मौलिक अधिकार यह राज्य को किन बातों का परित्याग करना चाहिए उनकी विवेचना करते हैं, अर्थात व्यक्ति के हित के संबंध में किन बातों का परित्याग करना चाहिए जिससे कि उनका शोषण ना हो, इसके विषय में बताता है। नेक्स्ट है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत नागरिकों को आर्थिक शोषण से मुक्ति दिलाने का प्रयास करते हैं और मौलिक अधिकार नागरिकों को हर प्रकार के शोषण से सुरक्षा प्रदान करता है। जैसे नीति निर्देशक तत्वों में है ना, सभी को नौकरी प्राप्त करने का समान अवसर दिया जाएगा या फिर सभी को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा, मानव व्यापार, देह व्यापार इत्यादि पर प्रतिबंध है। तो ये सब क्या है, जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो आर्थिक शोषण से मुक्ति दिलाने का प्रयास करते हैं। और जो मौलिक अधिकार है वो हर तरह के शोषण, चाहे वो स्वतंत्रता से रिलेटेड हो, समानता, धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, किसी भी तरह का अगर शोषण हो तो उससे सुरक्षा दिलाता है। नेक्स्ट है, नीति निर्देशक तत्व यह भारत की शासनिक नीति को प्रभावित और निर्देशित करते हैं, अर्थात शासन से संबंधित जो भी नीतियां बनाई जाती हैं समय समय पर, उसमें जो भी परिवर्तन किया जाता है, नए नए कानून बनाए जाते हैं, उन सबको प्रभावित करती है। और मौलिक अधिकार देश के नागरिकों को प्रभावित करती है एवं अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करती है, अर्थात मौलिक अधिकार से क्या जो नागरिक हैं इससे नागरिक प्रभावित होते हैं और उन्हें ये अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करती है, अर्थात उन्हें ये बताती है कि उनके कौन कौन से अधिकार हैं जिसका उपयोग वो कर सकते हैं, यदि अधिकारों का हनन हो तो वो उन्हें क्या करना चाहिए, इन सब की जानकारी देते हैं। नेक्स्ट जो अंतर है वह है कि यह सिद्धांत नीति निर्देशक सिद्धांत नागरिकों की आर्थिक सामाजिक स्थिति सुधारने में सहायक है और मौलिक अधिकार राजनीतिक पक्ष पर आधारित है। जैसे कि जो नीति निर्देशक तत्व है इसके आधार पर समाज की आर्थिक और सामाजिक स्थिति को सुधारने से संबंधित नीतियां और कानून बनाए जाते हैं। और मौलिक अधिकार चूंकि कानूनी इसको मान्यता प्राप्त है और इसको लेने के लिए या फिर इसकी सुरक्षा के लिए कानून का सभी सहारा ले सकते, तो ये राजनीतिक पक्ष पर आधारित है। नीति निर्देशक तत्व राज्यों को वो निर्देश देते हैं जो उनके नागरिकों के हित में हो, मतलब जो नागरिक के हित में हो वही कार्य करने का निर्देश देते हैं, उसी से संबंधित नीतियां बनाने का निर्देश देते हैं नीति निर्देशक तत्व। और मौलिक अधिकार यह नागरिकों के लिए जो हित में है उनके व्यक्तित्व के विकास यह नागरिकों के लिए जो उनके व्यक्तित्व विकास में सहायक है। नेक्स्ट है, नीति निर्देशक तत्व देश को सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से पूर्ण एवं परिपक्व बनाना चाहते हैं। मौलिक अधिकार भारत को उदारवादी लोकतांत्रिक देश बनाना चाहते हैं। तो नीति निर्देशक तत्व के द्वारा यह प्रयास किया जाता है कि देश सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से पूर्ण रूप से परिपूर्ण बन जाए। और मौलिक अधिकार का भी उद्देश्य होता है कि उदारवादी लोकतांत्रिक देश की स्थापना की जा सके। नेक्स्ट है, नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय का संरक्षण प्राप्त नहीं है, अतः नागरिक न्यायालय की शरण नहीं ले सकते हैं। और मौलिक अधिकारों में मौलिक अधिकारों को न्यायालय का संरक्षण प्राप्त है, उनके अतिक्रमण पर नागरिक न्यायालय की शरण में जा सकते हैं, अर्थात इनके विरुद्ध व्यक्ति अगर सरकार जो भी नीति निर्देशक तत्व में जो भी विचार रखे गए हैं उनके संबंध में अगर सरकार कोई कार्य नहीं कर रही तो व्यक्ति न्यायालय नहीं जा सकता, किंतु यदि मौलिक अधिकारों का हनन होता है, अतिक्रमण होता है तो व्यक्ति न्यायालय में जा सकता है। नेक्स्ट है, अधिकांश नीति निर्देशक तत्वों को अभी भी लागू किया जाना बाकी है और सभी मौलिक अधिकारों को लागू कर दिया गया, अर्थात जितने भी नीति निर्देशक तत्व बनाए गए हैं उनमें से कुछ पर काम हुआ है, कानून भी बने हैं, किंतु सभी को लागू किया जाना अभी भी बाकी है। वही जो मौलिक अधिकार हैं
तो सभी मौलिक अधिकारों को जब से संविधान बना तब से ही लागू कर दिया गया है। नेक्स्ट है, नीति निर्देशक तत्वों का क्षेत्र मौलिक अधिकारों की तुलना में व्यापक है, और जो मौलिक अधिकार हैं इनका क्षेत्र नीति निर्देशक तत्वों की तुलना में कम है। तो स्वाभाविक ही है, जैसे मौलिक अधिकार है तो ये देश के नागरिकों के अधिकारों से केवल संबंधित है, लेकिन जो नीति निर्देशक तत्व है ये देश की आर्थिक सामाजिक व्यवस्था के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीयता से संबंधित नीतियों से भी संबंधित है। तो इसका क्षेत्र व्यापक है, इसका क्षेत्र कम है। नेक्स्ट है, इनका संबंध समाज से है और मौलिक अधिकारों का संबंध व्यक्ति से है, अर्थात ये समाज से संबंधित नीतियां बनाती है, उसकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करती है, और इनका संबंध व्यक्ति से है, व्यक्ति को स्वतंत्रता समानता देकर लोकतांत्रिक विचारधारा को पोषित करती है। और अंतिम है, नीति निर्देशक तत्वों को संविधान का संरक्षण प्राप्त नहीं है, मौलिक अधिकारों को संविधान का संरक्षण प्राप्त है। अर्थात फिर यहाँ पे वही बात आई कि इसके लिए हम किसी तरह का कानूनी सहारा, न्यायालय का सहारा नहीं ले सकते, किंतु मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए कानून का सहारा ले सकते हैं, न्यायालय में हम जा सकते हैं। तो ये थे मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में अंतर। ये क्वेश्चन इस बार आया है कोर्स 2 के, और इस क्वेश्चन में था कि नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार में क्या अंतर है, नीति निर्देशक तत्व के महत्व की विवेचना करें। तो महत्व के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, और इसमें जो इतने सारे अंतर हैं तो ये देखकर लगता है कि जैसे दोनों अलग अलग हैं, एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग है, इनका आपस में कोई संबंध नहीं है। तो हम थोड़े से संक्षेप में इनके बीच में जो संबंध है उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्वों में संबंध। मौलिक अधिकार राजनीतिक न्याय की स्थापना करता है, जबकि नीति निर्देशक तत्व सामाजिक एवं आर्थिक न्याय को बढ़ावा देते हैं। दोनों मिलकर समग्र लोकतांत्रिक व्यवस्था को बढ़ावा देते हैं। तो समाज के जो पहलू होते हैं वो ऐसा नहीं कि केवल सामाजिक और आर्थिक ही होता है, समाज में राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक बहुत सारे पहलू होते हैं। तो जैसे मौलिक अधिकार राजनीतिक न्याय की स्थापना करता है, तो नीति निर्देशक तत्व तो सामाजिक और आर्थिक न्याय को बढ़ावा देता है। तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों ही समाज और व्यक्ति के हित में कार्य कर रहे हैं। नेक्स्ट है जो संबंध इनमें कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व दोनों ही संवैधानिक ढांचे के अभिन्न अंग हैं, दोनों ही समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। जहां मौलिक अधिकार व्यक्तिगत कल्याण को प्रोत्साहन देते हैं, वही नीति निर्देशक तत्व समुदाय के कल्याण को प्रोत्साहन देते हैं। तो व्यक्ति क्या है, वो समाज का ही एक भाग है ना, समाज में रहकर ही वह अपने व्यक्तित्व का विकास करता है। कोई भी व्यक्ति अकेले अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता, अपनी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति तो नहीं कर सकता, इसके लिए उसे समुदाय की आवश्यकता होती है। तो इसलिए व्यक्ति का कल्याण भी आवश्यक है और समुदाय का कल्याण भी आवश्यक है, और ये दोनों मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे की कमी को पूरा करते हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, जिससे समुदाय और व्यक्ति दोनों का कल्याण संभव होता है। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकारों में संशोधन का आधार भी नीति निर्देशक तत्व होते हैं, जैसे संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बनाना, शिक्षा का अधिकार को मौलिक अधिकार बनाना। तो जो भी जैसे नीति निर्देशक तत्व में दिया गया था शिक्षा का ही, कि सभी बच्चों को 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, किंतु ये जो बनाया गया नियम, ये इसको पूरी तरह से लागू करने के लिए तब फिर एक कानून बनाया गया बहुमत के आधार पर, और फिर उसे मौलिक अधिकारों में शामिल कर दिया गया। तो इस तरह से नीति निर्देशक तत्व भी मौलिक अधिकारों के समान ही महत्वपूर्ण होते हैं, और इन्हीं के आधार पर जो भी संशोधन होते हैं, चाहे वो मौलिक अधिकारों में हो, वो संभव होता है। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकार राजनीतिक स्वतंत्रता और समानता को बढ़ावा देते हैं, और नीति निर्देशक तत्व समग्र विचारधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसमें समाजवाद, उदारवाद, गांधीवाद जैसे मूल्यों का समायोजन है। तो समाज में कई सारे विचारधारा मिलकर काम करते हैं। केवल राजनीतिक स्वतंत्रता और समानता से व्यक्ति का जीवन संपूर्ण नहीं होता है, बल्कि समाज में और भी कई विचारधाराएं प्रचलित है। समाज में समाजवाद की आवश्यकता है, अर्थात एक समान
समाज, बिना ऊंच नीच के भेदभाव वाला समाज, उदारवादी भावना, गांधीवादी भावना। तो ये मौलिक अधिकार के का जो विचार है वो नीति निर्देशक तत्वों में ही समाहित है। और अंत में मौलिक अधिकार संविधान की आत्मा है, तो नीति निर्देशक तत्व चेतना है। मौलिक अधिकार के विषय में कहा जाता है कि यह संविधान की आत्मा है, अर्थात इसी से संविधान जिंदा है। व्यक्ति कैसे होता है? व्यक्ति कब तक जीवित रहता है? जब तक उसके शरीर में आत्मा है। तो नीति निर्देशक तत्व चेतना है। तो लेकिन आत्मा होने के साथ भी अगर व्यक्ति में चेतना ना हो तो उसका जीवन निरर्थक होता है। बिना चेतना के आत्मा रहने के बाद भी वो निष्प्राण व्यक्ति के समान ही होता है। तो इसलिए आत्मा के साथ साथ चेतना का व्यक्ति में भी चेतना का होना आवश्यक है। तो सेम वही बात हमारे संविधान में है कि अगर मौलिक अधिकार आत्मा है तो नीति निर्देशक तत्व चेतना है, जो ये बताती है कि क्या सही है, क्या गलत है, कब कौन से कार्य किए जाने चाहिए, कौन सी नीतियां बनानी चाहिए। तो इसलिए दोनों ही महत्वपूर्ण है, दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। और भारत को जन कल्याणकारी राज्य बनाने में, लोकतंत्र को सफल बनाने में, लोकतंत्र की सफलता में दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।